फाइट कितनी मजबूत है। तो धर्मेंद्र जी आप जुड़े रहिएगा, संदीप मिश्रा जी भी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। संदीप जी, इंदौर से रमेश मेंदोला को चुनाव मैदान में उतारा है पार्टी ने, एक बार फिर विश्वास जताया है। इंदौर 4 से मालिनी गौड़ को एक बार फिर पार्टी ने मैदान में उतारा है। मालिनी गौड़ महापौर भी रही हैं, इससे पहले विधायक भी थी। कितना असर रहेगा इनको दोबारा मैदान में उतारने का? पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इनका टिकट कट सकता है, अभी कुछ विवाद भी सामने आया था इनके बेटे के नाम को लेकर, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा इस बार? बिल्कुल आमिर, यदि हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में जहां तक है तकरीबन 5 विधानसभा सीटों की घोषणा बीजेपी ने अपनी सूची में कर दी है, यानी कि 5 कैंडिडेट अभी तक बीजेपी ने इंदौर से उतार दिए गए हैं। मात्र कुछ सीटों पर रोक रखी है, जिनमें विधानसभा 3 और महू के अलावा एक और विधानसभा सीट है जहां पर अभी प्रत्याशी तय होना बाकी है। लेकिन जिन 3 विधानसभाओं का इस लिस्ट के माध्यम से सूची जारी की है, जिसमें विधायक रमेश मेंदोला की बात करें तो विधायक रमेश मेंदोला क्षेत्र क्रमांक 2 के कद्दावर नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेता है और तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बता दें, पिछली बार भी वो तकरीबन 2 चुनाव अभी तक उस विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ चुके हैं और दोनों ही चुनाव में वो अधिकतम लीडों से उस विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं यदि हम मालनी गौड़ की बात करें तो मालनी गौड़ का पूरा एक परिवार उस सीट से एक के बाद एक चुनाव लड़ रहा है। उसके पहले मालनी गौड़ के पहले उनके पति उस विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे, उसके बाद वह शिक्षा मंत्री बने और एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद मालनी गौड़ को उस विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया और लगातार पिछले कई चुनाव में वही वहां से रिपीट हो रही है। लेकिन इस बार उनके टिकट कटने की संभावना थी, चूंकि पार्टी नेतृत्व ने पहले ही कई तरह से हरी झंडी मालनी गौड़ को दे दी गई थी, जिसके कारण वह पूरे मामले में किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं कर रही थी। वहीं पिछले दिनों उनके बेटे को लेकर भी उस विधानसभा सीट से घोषणा की जाने की बात की जा रही थी और कई वहां के जो स्थानीय नेता है, जिनमें कई वरिष्ठ नेताओं की भी बात की जाए, जिसमें राज्यसभा सांसद सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने मालनी गौड़ और गौड़ परिवार के विरोध का मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन संगठन ने उन सभी को दरकिनार करते हुए मालनी गौड़ पर विश्वास जताया है। बता दें, मालनी गौड़ अयोध्या 4 नंबर सीट से जीतती है और लगातार जो लीड है वो लगातार वहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बार भी उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी विरोध वहां पर उनके खिलाफ हो रहा था, उस विरोध को अब पार्टी नेतृत्व जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे और आने वाले दिनों में किस तरह से उस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना है को लेकर काम किया जाएगा। फिलहाल निश्चित तौर पर उस सीट पर मालनी गौड़। संदीप जी, जो आपने जिक्र किया इंदौर सीटों का, इसके आसपास की सीटों की अगर हम बात करें, खासकर सांवेर विधानसभा सीट से, यहाँ तुलसीराम सिलावट को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव और अन्य जो विधायक के आसपास की सीटों थे, इनको भी वापस मैदान में उतारा है। लेकिन तुलसीराम सिलावट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा में उपचुनाव जीतकर फिर मंत्री बने, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में उनका विरोध क्षेत्र में देखने को मिला था। तो इस बार कुछ खतरे में नजर आ रही है क्या सीट? क्योंकि वापस मैदान में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि पहले भी और भी मजबूत प्रत्याशी हैं अलग अलग सीटों पर, लेकिन जो चौथी सूची जारी हुई है ये सारे कयासों पर विराम लगाने वाली है। लेकिन जो विरोध हुआ या क्षेत्रों में जिस तरह की स्थिति बनी, उससे कुछ फर्क पड़ेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से विरोध जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने जताया था, उसके बाद जिस तरह से प्रत्याशियों की सूची आई, तो कहीं ना कहीं कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यदि हम सांवेर विधानसभा की बात की जाए तो सांवेर उपचुनाव में तुलसी सिलावट को एक बड़ी लीड इस विधानसभा से मिली थी, क्योंकि उस समय सांवेर उपचुनाव में एक बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार प्रसार भी किया था और चुनाव की भागदौड़ रमेश मेंदोला, जो कि कद्दावर विधायक कहलाए जाते हैं, उन्होंने संभाल रखी थी। तो वहां पर सांवेर विधानसभा में एक लीड बढ़ी थी, लेकिन इस तरह का माहौल अब वहां पर नजर नहीं आ रहा है। पिछले काफी दिनों से कांग्रेस वहां पर सक्रिय है और कांग्रेस यदि किसी मजबूत कैंडिडेट को वहां पर उतार सकती है तो तुलसीराम सिलावट को जो लीड मिली थी वह कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है या वो सीट बीजेपी के पास से जा भी सकती है। बता दें, वहां के लोकल प्रत्याशी काफी दिनों से वहां के कार्यकर्ता लोकल प्रत्याशी की मांग कर रहे थे और इसको लेकर उन्होंने संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी पदाधिकारियों से भी बात की थी। लेकिन जिस तरह से लिस्ट आई तो निश्चित तौर पर एक बार फिर सांवेर विधानसभा पर जो बरसों से मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता वो विरोध कर सकते हैं और
उसको अब देखना होगा कि जिस तरह से तुलसीराम सिलावट का विरोध होगा तो उसको लेकर आने वाले दिनों में पार्टी किस तरह से कयास लगाएगी। वहीं बदनावर सीट की बात करें तो बदनावर सीट में दत्ती गांवकर को पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है, वह भी सिंधिया गुट के आते हैं, लेकिन वहां पर उनके सामने इंदौर के ही और बदनावर के ही कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। बता दें बीजेपी के शेखावत जो भंवर सिंह शेखावत जो बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उनका वहां पर एक पूरा वर्चस्व है। तो निश्चित तौर पर जो दत्ती गांवकर है उनको भी एक काफी मजबूत सामना करना पड़ेगा और इस बार का जो चुनाव बदनावर का रहेगा वो काफी अच्छा या जो राजनीतिक जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा तो कई समीकरण वहां पर सामने आ सकते हैं। इसी के साथ यदि इंदौर की 3 सीटें जो होल्ड की गई जिसमें एक मऊ और 3 नंबर विधानसभा सीट शामिल है, तो विधानसभा 3 बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय वहां से विधायक थे, उस सीट को भी होल्ड करके रखा हुआ है। बता दें 3 नंबर विधानसभा में बीजेपी एक अच्छे मजबूत प्रत्याशी को कैंडिडेट को ढूंढ रही है, क्योंकि वहां पर काफी दिनों से एक स्थानीय कार्यकर्ता की मांग उठ रही थी। इसको लेकर पिछले दिनों वहां के कई कार्यकर्ताओं ने भोपाल में संदीप जी आगे का समझ लेते हैं। धर्मेंद्र जी भी ग्वालियर